नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्री के 1991 से लेकर के 2023 तक के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको यहां से कवर करा रहा हूं। अब तक मैं आपको 17 पेपर प्रोवाइड कर चुका हूं और आप सभी को पता है कि केवल वीडियोज़ ही नहीं बल्कि इन पेपर्स की एक्सप्लेन्ड पीडीएफ जो है वो भी मैं टेलीग्राम पर आपको साथ ही साथ शेयर करते चल रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप सभी जानते हैं कि आगामी समय में दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, जिसमें से पहली है आरओ एआरओ की परीक्षा और दूसरा है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। बेशक ये जो पेपर हम यहाँ से कर रहे हैं ये यूपी पीसीएस प्री के पेपर हैं 1991 से लेकर के 2023 तक के। तो आप ये मत समझिएगा कि इसका बेनिफिट आपको सिर्फ यूपी पीसीएस प्री में मिलेगा या केवल आप यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ये देखने हैं। अगर आप आरओ एआरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए भी आप इन पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों पेपर्स में इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 17 पेपर आपने अभी तक देख लिए होंगे और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ से देखना स्टार्ट मत कीजिएगा, पहले पेपर से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे यहाँ पर जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है? क्योंकि उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अब तक हमने 17 पेपर करे हैं। प्रत्येक पेपर में 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स और जो पहले रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिले, आप ये मान करके चलेंगे कि पिछले पेपर्स में उस प्रश्न के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बताई जा चुकी है। तो जैसे पहला ही प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो ये अशोक ने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण और ये प्रश्न भी रिपीटेड है। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप इस पेपर में देखेंगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे जो आप पिछले पेपर्स में देख चुके हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन, इसको ऋषिपत्तन भी कहा जाता था, भ्रगदाई भी इसको कहा जाता था। इसे आमतौर पर सारनाथ सिंह चतुर्मुज स्तंभ शीर्ष के रूप में जाना जाता है। जिस सारनाथ स्तंभ की बात हो रही है यह मौर्य काल से मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है और अशोक द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की मेमोरी में या स्मृति में इसको बनवाया गया था। इसमें 4 एशियाई शेर एक के बाद एक बैठे हैं। अब देखो ये जो जानकारी है ना, इससे यूपी पीसीएस ने प्रश्न पूछा है। यानी जो चक्र है और चक्र के आसपास जो जानवर दिखाई देते हैं सारनाथ के स्तंभ में, तो वो जानवर कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न भी यूपी पीसीएस ने पूछा है। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। 4 एशियाई शेर एक के बाद एक बैठे हैं, चारों दिशाओं में एक चक्र है और प्रत्येक चक्र के बीच में एक बैल है, एक घोड़ा है, एक हाथी है और एक शेर का चित्रण है। प्रत्येक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पिछले पेपर्स में आपने देखा होगा। और जो भीमबेटका वगैरह है या शिलाश्रयों से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में पिछले पेपर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए सर? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ साउथ एशिया में खेती और चरवाहों के प्रमाण के साथ सबसे शुरुआती स्थलों में से एक माना जाता है। ये जो स्थल है, ये जो साइट है, 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच की है। और मेहरगढ़ जो है ये सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बोलन दर्रे के पास में स्थित है। इस साइट की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों जियां फ्रांसवा जर्गे और कैथरीन जॉर्जी द्वारा निर्देशित एक पुरातात्विक टीम ने की थी। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? अब चाहे गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, चाहे महावीर स्वामी जैन धर्म के बारे में बात करें, इन दोनों टॉपिक्स पर काफ़ी अच्छी खासी जानकारी आपको पिछले पेपर्स में दी जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनका कोई भी अतिरिक्त बिंदु या महत्वपूर्ण जानकारी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं रखे हैं, क्योंकि इनके बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंध रखती थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो ये जामाली थे। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि इस पेपर में इतिहास और पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें से 80% प्रश्न ऐसे होंगे
या ज़्यादा मैं कह सकता हूँ 85 से 90% प्रश्न ऐसे होंगे जो पिछले पेपर में आपको देखने को मिल चुके हैं। यानी जो 17 पेपर अब तक हमने करे हैं उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं जो इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है। और पॉलिटी के बारे में तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आप जैसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, पीसीएस के 30 सालों के पेपर उठा लीजिए। पॉलिटी तो इतना आसान सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, उसको इतना इजी सब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर कुछ नया, जैसे मान के चलिए कोई नया अमेंडमेंट हो रहा है, कोई नया संशोधन हो रहा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, जो अभी मान लो रिसेंटली में कोई चीज़ उसको छोड़ दिया जाए, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का, उसके लिए अगर आप पीसीएस के 30 सालों के पेपर्स के प्रश्नों को ही अगर देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। बाकी जो आदमी कहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न नहीं आते हैं या बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा मानना ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आधे से ज़्यादा काम आपका ख़त्म कर देते हैं। तो 16 महाजनपदों के बारे में मैंने पूरे के पूरे 16 महाजनपद आपको बताए हुए हैं। इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इनकी राजधानियाँ वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये लहुरा देव से मिला है। अब लहुरा देव के बारे में बात करते हैं। लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 8000 ईसी पूर्व से 9000 ईसी पूर्व के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य, जो कृषि साक्ष्य वाला स्थान माना जाता था, वो किसको माना जाता था? मेहरगढ़ को माना जाता था। 7000 ईस्वी पूर्व की ये साइट है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। लेकिन जब से लहुरा देव से जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो फिर सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो साइट है वो लहुरा देव बन गया। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के आसपास के जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा ये प्रयागराज के पास है। तो यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो ये धर्मपाल ने स्थापित करवाया था और काफ़ी पहले मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी आपको दे चुका हूँ। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गाय को अघन्या माना गया है। अघन्या मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता या जो मारने योग्य नहीं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये कन्नौज का युद्ध था। सॉरी 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 सॉरी, ये कन्नौज नहीं है, ये चंदावर का युद्ध है। ठीक है, ये चंदावर का युद्ध है। यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा सा, उसको देख लीजिएगा। चंदावर का युद्ध 1194, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो है इसमें पराजित किया था। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको पिछले पेपर्स में दी जा चुकी है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो थी वो स्टार्ट करी थी? तो शेरशाह के द्वारा पट्टा और कबूलियत की प्रथा को स्टार्ट किया गया था। अब शेरशाह सूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से देखते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म जो हुआ था वो 1486 में हुआ था। वो भारत में सूरी राजवंश का संस्थापक था। सासाराम जो कि बिहार में है उसके साम्राज्य की राजधानी थी। शेरशाह सूरी ने निपटान के लिए रुपए की मुद्रा और कृषि उपकरण के रूप में कबूलियत और पट्टा शुरू किए। ये जो प्रथा थी ये इसने स्टार्ट करी थी। शेरशाह सूरी एक जातीय अफगान था जो सूर वंश का था और 1538 में मुगल साम्राज्य पर इसने अधिकार कर लिया था। मतलब हुमायूं को इसने बहुत परेशान किया था अगर मुगलों में देखा जाए तो। शेरशाह सूरी को भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माता के रूप में भी जाना जाता था। 1538 से 1545 तक अपने 7 साल के शासनकाल के दौरान उसने एक नया आर्थिक और सैन्य प्रशासन स्थापित किया और टका से पहले जो है उसने रुपया जो मुद्रा थी वो जारी की। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था जिसको सूरी की सेना ने जीता था। हुमायूं को इसमें पराजय झेलनी पड़ी थी। मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये मुगल शासक जहांगीर के काल में हुई थी। 1605 ईस्वी में जैसे ही जहांगीर सिंहासन पर बैठता है, शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना को मेवाड़ विजय के लिए भेजा जाता है। लेकिन देवर दर्रे के पास युद्ध होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकलता है। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महावत खान के नेतृत्व में, 1609 में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में, 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में कई जो है अभियान भेजे थे। परिणाम स्वरूप जो है 1615 में महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है? एक अलायंस हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। इस समझौते के तहत जहांगीर ने मेवाड़ के सभी भूमि क्षेत्र और चित्तौड़ के किले को राणा को वापस कर दिया। लेकिन शर्त ये थी कि वो चित्तौड़ के किले को समर्थ नहीं बनाएगा, मतलब उसकी किलेबंदी नहीं करेगा, उसको मजबूत बनाने का काम नहीं करेगा। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कराची अधिवेशन में ये कहा गया था और कराची अधिवेशन जो था ये कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था, याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मतलब इसमें जो भी
अतिरिक्त जानकारी है उसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, इसी वजह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके लिए नहीं दे रहा हूँ। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, तो ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। देखिए, इससे जुड़ी हुई कन्फ्यूजन पैदा होती है। जिया तरंग आंदोलन अगर आप जैसे सर्च करेंगे तो कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो नागालैंड में हुआ था, और कहीं कहीं आपको ये मणिपुर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एक कह सकते हैं सर्वमान्य उत्तर है वो मणिपुर आप रखिएगा, क्योंकि इस आंदोलन की जो लीडर थी वो थी गौडी नेल्लू। ठीक है, गौडी नेल्लू के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन हुआ था मणिपुर में। इन्होंने जो है नागा जनजाति के जो लोग थे उनको इकट्ठा किया था अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध। तो क्योंकि ये मणिपुर से संबंध रखती थी, शुरुआत इसकी मणिपुर से ही हुई थी, और नागालैंड में भी इसकी जो है घटनाएं थी या इसकी जो कार्यक्षेत्र था वो देखा गया था। तो कहीं कहीं पर नागालैंड जो है इसका आंसर देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर मणिपुर देखने को मिलता है, लेकिन आप मणिपुर जो है इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, यह आंदोलन नागा जनजाति की महिला गौडीनाल्यू के नेतृत्व में शुरू हुआ था। मणिपुर समाज को अंग्रेजों द्वारा अर्ध सामंती और औपनिवेशिक समाज में बदल दिया गया था। यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था। 1932 में गौडीनल्यू को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने के लिए शिलोंग जेल में गए थे, और इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था, पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की बेटी कह करके इनको पुकारा गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। इसके बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है। गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको राष्ट्रपिता कहा गया था। इसके बारे में भी डिटेल में बता चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दिया था कि आप कहते हैं कि रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आपको पता है ये सारे प्रश्नों के बारे में, अगर आप में से किसी ने भी 17 पेपर पहले जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं वो देखे होंगे तो उनको पता होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, 1913 में। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो ये सारी चीज़ें, चाहे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इनके बारे में सारी चीज़ें विस्तार से आपको बताई जा चुकी हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919-20, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो जब इनकी डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी दी हैं ऑलरेडी, तो इनको आप ऑलरेडी कह सकते हैं कि क्रमानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, मतलब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है जो किसी नृत्य की जो कल्चर होती है, डांस का जो कल्चर होता है उससे संबंधित है। तो ख्याल और बाज जो है, ख्याल और बाज लखनऊ, ये दोनों जो डांस होता है उसके कल्चर से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। खुर्शीद अली खान जो है ये लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कहे जाते हैं। इसके अलावा सूरज खां, चांद खां, गुलाम हुसैन, ये सभी जो है ख्याल गायकों के रूप में देखे जाते हैं। और महिलाओं में अगर देखें ख्याल गायकी के संबंध में, जिनका संबंध कि लखनऊ घराने से, उसमें चंद्रबाई हैं, जसोबाई हैं और जयसुखबाई हैं। कारागम धार्मिक लोक नृत्य, ये किस स्टेट से संबंधित है, ये भी पूछा जा चुका है पहले प्रश्न, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कारागम दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में वर्षा की देवी मारियम्मन और नदी की देवी गंगई अम्मन की स्तुति में किया जाता है। कारागम पारंपरिक रूप से कच्चे चावल से भरे बर्तन का उपयोग करके किया जाता है, जिसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है और एक माला से जो है उसको घेर दिया जाता है। उसके चारों ओर एक माला डाल दी जाती है जो सभी नर्तकियों के सिर पर संतुलित होती है। मतलब इसको रख के सिर पर और जो नर्तकी होती हैं, महिलाएं होती हैं और नृत्य करती हैं। समय के साथ में कारागम नृत्य जो है दो प्रकारों में विकसित हो गया है। एक है आटा कारागम और दूसरा है शक्ति कारागम। आटा कारागम को मंच पर सजाए गए बर्तनों के साथ में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें कलाबाजी के करतब शामिल होते हैं। और शक्ति कारागम की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप में मंदिरों में जो आध्यात्मिक भेंट होती हैं उसके रूप में जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, तो पतंजलि हैं, और जितने भी फिलॉसफी की अलग अलग शाखाएं हैं उन सभी के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मंडल आयोग, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है आपकी। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, इसको गठित करने वाले कौन थे, यानी किसके टाइम में या किसकी सरकार के टाइम में मंडल आयोग गठित हुआ था, तो मोरारजी देसाई के टाइम में मंडल आयोग गठित किया गया था। मंडल आयोग की स्थापना 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत की गई थी। मंडल आयोग द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को 31 दिसंबर 1980 को प्रेजेंट की गई और अगस्त 1990 में वीपी सिंह ने
ठीक है। संसद में मंडल आयोग की सिफारिश की घोषणा की थी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था। तो जो मंडल आयोग का संबंध है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी जो है अनुमति है उसको रोक सकता है? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 111 में दिया गया है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास में किसी भी विधेयक के संबंध में, मतलब वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, धन विधेयक को छोड़ करके किसी विधेयक के संबंध में उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 विकल्प होते हैं कि पहला है उसमें से कि वो विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकता है, और दूसरा है कि विधेयक के लिए अपनी सहमति को वापस ले सकता है, या फिर वह जो विधेयक है उसको संसद के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन वापस करने के संबंध में वो विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति को धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऑप्शन में जो अन्य अनुच्छेद दे रखे हैं, जैसे 63 हो गया, 108 हो गया, इनके बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो 63 आर्टिकल जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, और ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा ये जो अध्यक्षता है जिसकी की जाती है, ठीक है। तो जो संयुक्त बैठक है उसको उसको बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। धन विधेयक हमेशा किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 में यह बताया गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। अगला है सरकारिया आयोग। 24 मार्च 1983 को गठित हुआ था। ये किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? तो ये संबंध है इसका संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध होते हैं, केंद्र राज्य संबंध जो है उनसे जुड़ा हुआ है आपका सरकारिया आयोग। इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी आपको मैं पहले दे चुका हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो उद्देश्य का है हमारी, यानी प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल, उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो इसका जो उत्तर होगा वो चौथा वाला होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कह करके पुकारा था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या मतलब है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि देखिए, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय जो होता है, वो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड का काम करता है। जैसे मान के चलो कि पिछले 10-20 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हुए होंगे, जितने भी निर्णय हुए होंगे, वे आगे के मामलों के लिए एक तरह की नज़ीर का कार्य करते हैं। तो जितने भी निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, और इस पर किसी भी न्यायालय में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है या एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यह बात आर्टिकल 129 में कही गई है। और अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और आगे के मामलों के लिए एक एविडेंस के रूप में जो है वो उपलब्ध होते हैं। हम न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था जो है रखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ जो है ये व्यवस्था पाई जाती है न्यायिक पुनराविलोकन की, जुडिशियल रिव्यू की। तो ये इंडिया और यूएसए दोनों में देखने को मिलती है, और भारत में जो न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था ली गई है वो यूएसए से ही ली गई है। आर्टिकल 137 संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति बोलते हैं। अनुच्छेद का दायरा यह है कि न्यायालय के पास में पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों को फिर दोबारा से रिव्यू करने का अधिकार है। यहाँ पे पेटेंट त्रुटि का मतलब क्या है? कोई ऐसी कह सकते हैं गंभीर उसमें भूल हो गई निर्णय देने में, ऐसी नहीं कि छोटी मोटी चीज़ें हैं या प्रासंगिक महत्व की कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उनके लिए जो है ये रिव्यू की प्रक्रिया अपनाई जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा लगता है अगर न्यायालय को कि हाँ इस निर्णय को देने में कोई गंभीर त्रुटि हुई है, तो वह अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, और छोटी छोटी गलतियों या अप्रासंगिक महत्व की छोटी गलतियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है या आदेश, फाइनल डिसीजन या फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, तो उस आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर एक समीक्षा याचिका दायर की जानी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ऑर्डर रिलीज होने के
30 दिन के भीतर भीतर वो एक रिव्यू पिटीशन दायर करता है। और जब कोई समीक्षा होती है तो अदालत मामले का ताज़ा जायजा नहीं लेगी कि फिर दोबारा से पूरे के पूरे मैटर को सुना जाए, है ना। मान कर चलिए कोई मामला चल रहा है, साल 2 साल 3 साल से उस पर करीब सालों साल से सुनवाइयाँ चली आ रही हैं, और सुनवाइयों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया। अब रिव्यू पिटीशन का मतलब ये नहीं है कि फिर दोबारा से वो पूरा का पूरा मामला सुना जाएगा, फिर सारे के सारे लोग उसमें अपना अपना पक्ष रखेंगे। न्यायालय अपने निर्णय की खुद समीक्षा करेगा। वो देखेगा यार हमने कोई डिसीजन दिया है तो इसमें कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं हुई है जो कहीं ना कहीं हमारे कह सकते हैं जो न्यायालय की गरिमा है उसको, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ देखी जाती है उसमें, ठीक है। तो गंभीर त्रुटियों को ही ठीक किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा लगे कि न्याय में क्या हुआ है, असदाचरण हुआ है। सिविल प्रक्रिया संहिता और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति समीक्षा की मांग कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं, ये कथन है। कारण क्या दे रखा है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त जो साधन है वो नहीं है। तो दोनों ही सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, ये केन्या से गुजरती है। इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ केन्या से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। अब भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, कितने जलीय क्षेत्रों से गुजरती है, कितने स्थलीय क्षेत्रों से गुजरती है, महाद्वीप कौन कौन से इसके मार्ग में आते हैं, किन किन देशों से गुजरती है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो कह सकते हैं एक डिटेल्ड व्यू है वो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एस्ट्रॉयड जो होते हैं, वो छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो ये जनरली मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड जो होते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, तो देखिए रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक तो भूकंप ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी की घटनाएं वहाँ पे होती रहती हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र है, जंगल की आग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पहला दूसरा तीसरा सही है, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखेंगे। रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत पेटी के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर के समानांतर वह मार्ग है जहाँ ज्वालामुखी अत्यधिक सक्रिय है और अक्सर इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इस रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। भूकंप की अधिकता इस क्षेत्र के आसपास के प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होती है, यानी जो विवर्तनिक प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटें हैं, उनमें गति होती रहती है, मामूली गति होती है, तो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है इस लैंड के आसपास में, और इसी वजह से यहाँ पर भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार जैसी परिघटनाएं होती रहती हैं। यह प्लेट अभिसरण सीमाओं पर एक दूसरे पर चढ़ते उतरते रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, और जिन क्षेत्रों में ये अभिसरण सीमाओं पर एक दूसरे पर चढ़ते उतरते हैं उसे निम्न स्खलन क्षेत्र कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेटों में प्रशांत, जुआंडे, फूका, कोकोस, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का, ठीक है, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स जो हैं वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स में सम्मिलित हैं। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो ये किस फसल के लिए जो है यूज़फुल देखी जाती है, तो ये कपास की फसल के लिए विशेष रूप से ज़्यादा उपयोगी है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनके टूट फूट के कारण जो है काली मिट्टी निर्मित होती है। इसका काला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो इसको याद रखेंगे, टिटनीफेरम मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति इसमें होती है, इसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर प्रतिशत में किस राज्य में सबसे कम थी, तो ये नागालैंड में सबसे कम थी। ये पुराना पेपर है तो इसको मैंने जो है क्वेश्चन इसमें रखा है। इसमें 2000 कह सकते हैं आपकी 2001 की जनगणना के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको मैंने 2011 की जनगणना के प्रश्न से एक तरह से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2001 से लेकर के 2011 के दौरान जो 10 वर्षीय वृद्धि दर थी वो नागालैंड में न्यूनतम थी। ये कितनी थी, -0.6%, ठीक है। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए, यानी जो मरुस्थल वाला हिस्सा है उसके लिए सही है, तो पहला है कि ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यानी सबसे ज़्यादा लोग जो है इसी मरुस्थल में निवास करते हैं। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण है अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है, और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर को प्रभाव पड़ा है। तो इसके जो सभी के सभी कथन हैं वो कैसे हैं, सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है। दूसरा है, नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है।
तीसरा, यहाँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े वृहन नगर का निर्माण हो रहा है और यहाँ के नगर जो है मलिन बस्तियों से भरे और अत्यधिक प्रदूषित हैं। तो इसमें से पहला कथन आपका जो है वो सही नहीं है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य नहीं है, बाकी के तीनों के तीन सही है, 2 3 4, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस में सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो यहाँ पर हम देखेंगे साक्षरता दर मैंने सभी की यहाँ पे लिखी हुई है, 2001 नहीं है, ये 2000 जो है 11 की है यहाँ पे, ठीक है। 2001 वो गलती से लग गया है, तो 2001 मान के चलेंगे इसको, वो 2011 मान के चलेंगे इसको आप। मिजोरम की है 91.3%, आंध्र प्रदेश की 67% है, पंजाब की 75.8% है, वेस्ट बंगाल की 76.3% है। ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मिजोरम की है, वैसे ओवरऑल केरला की है 94%, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है? देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, पारादीप नहीं है इसका आंसर, इसका अंदर कांडला है, क्योंकि चेन्नई हो गया, कांडला हो गया, तूतीकोरिन हो गया, ये सभी बंदरगाह जो हैं ये भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है। तो पूर्वी तट के बंदरगाह हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सभी पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन टिक हो गया है यहाँ पर, ठीक है, तो याद रखें कांडला इसका उत्तर आप मानेंगे। और पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करेंगे तो यहाँ पे कांडला, मुंबई, न्हावा शेवा, मोरमुगाओ, न्यू मैंगलोर और कोचीन, ये सभी जो पोर्ट हैं ये पश्चिमी तट के पोर्ट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 31.1% जो है भारत में नगरीय जनसंख्या है। बिश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के खनन के लिए जाना जाता है। बिश्रामपुर कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। यहाँ कोयले के जमाव मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक सरगुजा, यहाँ पर कौन कौन से हैं? तातापानी, रामकोला, चिरमिरी, बिश्रामपुर, रामपुर, ये सभी सरगुजा जिले में है। बिलासपुर में देखेंगे तो आप कोरबा, आपका ये यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर के आसपास में कोरबा हो गया, सेंदरगढ़ हो गया, दम्हा-गोंडा हो गया, ये सभी जो है कोयले के जमाव वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा रायगढ़ जिला जो है ये भी कोयले के जमाव के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों या डिपॉजिट या निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? तो गोंडवाना तंत्र जो है ये कोयला निक्षेपों के प्रमुख सोर्स के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर जितने भी तंत्र दे रखे हैं, चाहे धारवाड़ तंत्र हो, गोंडवाना हो, कुड़प्पा हो, विंध्य हो, इन सभी को विस्तार से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इन सभी तंत्रों की जानकारी मैंने आपको दी है, ये किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इनके आसपास के क्षेत्र क्या हैं और किस किस खनिज के लिए ये जो क्षेत्र हैं वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण क्या दे रखा है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा जो होती है वो साल के 4 महीनों में ही होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में जो वर्षा ऋतु है, मतलब भारत में पूरे साल भर वर्षा नहीं होती है, कुछ विशेष महीने हैं जिनमें वर्षा देखने को मिलती है। इसी वजह से भारत के अंदर, अंतर्देशीय का मतलब है देश के भीतर, भारत के भीतर जो जलमार्ग हैं उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। कारण कथन दोनों सही हैं और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन की समस्या से ज़्यादा प्रभावित है? तो इन चारों ऑप्शंस में से चंबल घाटी जो है वो विशेष रूप से मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। और यहाँ पर आप देखेंगे विशेष रूप से झांसी के आसपास का क्षेत्र हो गया, ग्वालियर मुरैना के आसपास का क्षेत्र हो गया, ये चंबल घाटी में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है अवनालिका अपर्दन के लिए भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हैं किन की सीमाओं पर स्थित हैं? कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ जो हैं तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ, जिन्हें येलामाला के नाम से भी जाना जाता है, ये दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और दक्षिणी पश्चिमी घाट का भी हिस्सा हैं। ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरला में स्थित हैं। इनका नाम इलायची जो मसाला है आपका कार्डमम, जिसको आप घरों में यूज़ करते हैं, उसके मसाले से लिया गया है जो वहाँ उगाई जाती है। कॉफ़ी और काली मिर्च भी इन पहाड़ियों में उगाया जाता है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। दामो नदी का स्रोत क्या है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, झारखंड में पलामू की पहाड़ियाँ, वहाँ से ये निकलती है और इसका मोहाना जो है वो हुगली नदी और रूपनारायण नदी के रूप में जाना जाता है। बेगोहाना में नदी जो है ये 2 चैनल्स में विभाजित हो जाती है, ठीक है। दामोदर नदी पर 4 प्रमुख बांध हैं जो आपको पता होने चाहिए। बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें कोनार बांध है, मैथान बांध है और पंचेत पहाड़ी बांध जो है ये सभी जो है इससे रिलेटेड हैं। हुगली नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मयूराक्षी है, जलंगी
गंगी है, अजय है, दामोदर है, रूपनारायण है और हल्दी। ये नदियाँ सभी हुगली नदी की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर घाटी झारखंड, पश्चिम बंगाल में झरिया में स्थित कोयला क्षेत्र की सबसे बड़ी कोयला खदानों का भंडार है। सुमेलित करना है आपको। बादाम पहाड़ ये कहाँ पे हैं? उड़ीसा में है सर। ये लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। कोडरमा ये झारखंड में है। ये अभ्रक के लिए जाना जाता है। मोसाबानी झारखंड में है। ये तांबा के लिए जाना जाता है। और रवा जो है ये कृष्णा गोदावरी का अपतटीय क्षेत्र है और ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। सोना जो है अ, कहाँ की खानों में देखने को मिलता है? तो कोलार की खाने जो है वो सोने से संबंधित है। कोयला का संबंध झरिया से है। ठीक है। तांबा खेतड़ी जो है, खेतड़ी की खाने हैं राजस्थान में, वहाँ जो है तांबे का जो है उत्खनन किया जाता है। और लोहा जो है इसका संबंध कुद्रेमुख से है। हरित क्रांति के घटक चुनने हैं आपको यहाँ पे। हरित क्रांति का पार्ट कौन कौन सा है इसमें से? उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों का प्रयोग इसमें किया गया था। HYV जो सीड्स थे वो सही है। सिंचाई के साधनों पर बल दिया गया था, ये भी बात सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण पर जोर दिया गया था, ये इस बात का हरित क्रांति से कोई संबंध नहीं है। ना ही ग्रामीण सड़कों और जो विपणन से जुड़ी हुई चीज़ें उनका कोई ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंध है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरे चौथे का ग्रीन रेवोल्यूशन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। सुमेलित करना है। ये जो हैं कुछ जनजातियों के नाम हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जूलू जनजाति ये साउथ अफ्रीका की जनजाति है। हिम्बा जनजाति ये नामीबिया की है। सकाई जनजाति ये मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है। और बुशमैन जनजाति जो है ये बोत्सवाना में पाई जाती है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में। 50वां प्रश्न है, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? सुमेलित करना है। ये डेनमार्क की राजधानी है। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? ये जर्मनी की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। क्योंकि ये वीडियो 100 क्वेश्चन के आसपास का होता है, तो 100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे मैं इसलिए आपको एक बार में नहीं कराता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। 50 का जो पोर्शन है ये मैंने यहाँ से कंप्लीट करा दिया। 50 वाला शाम को आपको इसको रिकॉर्ड करके मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। शाम को ही जो दूसरा पार्ट इसका अपलोड होगा उसी के साथ में इसका पूरा का पूरा PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जुड़े रहना है। और अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।